आपके मन में एक सवाल जरूर यहाँ पर हो सकता होगा कि यहाँ पर ओमेगा टी प्लस 5 क्यों आया। यहाँ पर वोल्टेज लीड कर रहा है, कैसे आप बता रहे हैं सर, इसमें तो तीनों लगा हुआ है, वोल्टेज कैसे लीड कर रहा है। देखो यहाँ पर जैसे तुम किसको ज़्यादा बोला था, हम स्टार्टिंग केस में बोले थे कि वोल्टेज ऑफ इंडक्टर कॉइल का वोल्टेज ज़्यादा है एज कॉम्पेयर टू कैपेसिटर। तो ये वाला जो सर्किट, ये जो तुम्हारा सर्किट बना ना, उसमें कैपेसिटर से ज़्यादा ताकतवर कौन है, इंडक्टर है। इंडक्टर को तो इसे इंडक्टिव सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडक्टिव सर्किट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसका वर्चस्व चल रहा है, किसका ज़्यादा हो रहा है वैल्यू, एल का, कॉइल का, और किसका कम कर रहे हो, कैपेसिटर। और कैपेसिटर रहता, अगर कैपेसिटर ज़्यादा रहता तो कौन आगे जाता, करंट। लेकिन यहाँ जब कॉइल अगर ज़्यादा रहता है तो कौन आगे जाता है, वोल्टेज। इसलिए हमने जो ये केस लिया है जिसमें एल को ज़्यादा रखा है, इसके वजह से यहाँ पर ओमेगा टी प्लस फेज आया है। और भी फिगर में भी तुम देखोगे, ये जो फिगर तुम्हारा जो बन रहा है, ये जो फिगर आ रहा है, ये कैसे घुमा है, देखो ऊपर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज, प्लस आएगा। क्या आएगा, प्लस आएगा। अब इसी केस में हमने बोला था तुमको 3 केस लेंगे, हम क्या लेंगे, 3 केस लेंगे। अगर हम इसी फिगर में, जैसे इधर वी आर है, तुमको याद होगा, इधर वी एल है, वी एल है, और इसको मैक्सिमम वी सी देते हैं, केस नंबर 2, केस 2, मतलब ये कैपेसिटिव सर्किट हो जाए। क्या मतलब, कैपेसिटिव को, मतलब कैपेसिटर को हम ज़्यादा कर रहे हैं। तो तुम तो यहाँ तो जान रहे हो कि करंट ही लीड करेगा, लेकिन बाई फेज हम ये चीज़ दिखला सकते हैं, समझ में आ सकता है, एकदम आएगा। देखिए अब यहाँ पर जो सब्ट्रैक्ट करोगे, यहाँ पर जो सब्ट्रैक्ट करोगे उसका 2, मतलब 1 वेक्टर, 2 वेक्टर, 3 वेक्टर है, ठीक है ना। तो उसको 2 वेक्टर बनाना, तो ये इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये इससे सब्ट्रैक्ट होगा। चूंकि ये ज़्यादा है तो ये वाला वेक्टर सब्ट्रैक्ट होकर के ये साइड हट जाएगा। देखो बना करके दिखाते हैं। जैसे ये तुम्हारा क्या हो गया, वी आर हो गया, और ये वाला लाइन इस बार क्या हो गया, वी सी माइनस वी आर हो गया, सॉरी वी एल हो गया, ठीक है। अब यहाँ से फिर अगेन पैरेललोग्राम बनाइए, और रिजल्टेंट किधर जा रहा है इस बार बच्चा, रिजल्टेंट किधर जा रहा है, ये वाला लाइन में तुम्हारा आई था, आई से ये कितना मूव कर रहा है, आई के साथ ही ना रिलेशन देखते हैं, आई और मैक्सिमम ई नॉट, क्या बीच का एंगल कैसे जा रहा है, देखो फिर से बता रहे हैं, ये कैसे मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज, फेज क्लॉकवाइज, मतलब निगेटिव होने वाला है, मतलब करंट लीड करने वाला है। इस समय इस फिगर में अंतर क्या हुआ, यहाँ पर हम आई तो सप्लाई किए हुए, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी लिखेंगे, ये हमारा सप्लाई दिया हुआ सर्किट में। लेकिन इस बार ई तुम्हारा क्या आएगा, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी -5, क्या आएगा, -5 आएगा। इसमें +5 आया था। इसमें ये सीखने को क्या मिल रहा है, करंट लीड कर रहा है, इसमें क्या था, ई लीड कर रहा है और आई लैग कर रहा है। और इसमें क्या सीखने को मिला कि ई लीड, अगेन आई लीड कर रहा है, आई लीड कर रहा है और ई लैग कर रहा है। पर कितना से, जब सर्किट अकेला था तो कितना से, 90 से करता था एंगल। यहाँ 90 नहीं आपको मिलेगा, यहाँ मिल सकता है 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, कुछ भी मिले, 45, 30, 60, 90 और 0 के बीच में मिलेगा। और वो कैसे निकलेगा, इस फॉर्मूला से निकलेगा। बात समझ में आ रहा है। अगर दोनों बराबर रहा, केस नंबर 3, अगर दोनों बराबर रहा तो क्या होगा सर, जब दोनों बराबर रहेगा बच्चा, जब दोनों बराबर रहेगा, मान लीजिए वी एल और वी सी इधर था, और यहाँ पर केस 3 वी एल बराबर है वी सी, दोनों बराबर है, तो ये आपस में कट जाएगा, सिर्फ एक वेक्टर बचेगा वी आर, और इधर आई है, तो यहाँ पर ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो जाएगा, प्योर रेजिस्टिव सर्किट कहलाएगा, ठीक है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट कहलाएगा। और इसका फेज अगेन वही सिंपल सा रेजिस्टेंस आपने सर्किट में जो जोड़ा था
वही कहानी दोहराएगा। ठीक है, क्लियर है? ये होगा, ये तीनों केस समझ में आया। और इसमें दोनों साथ चलेगा, है ना, E एंड I बोथ मूव टुगेदर, कोई आगे पीछे नहीं, कोई लेग और कोई लीड नहीं, दोनों एक साथ। क्लियर है, समझ में आ रहा है? और कोई कुछ? देखो RLC सर्किट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इंडिविजुअली करके 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करके जो निकाले हैं वो एक साथ सब कुछ को निकाल सकते हैं, और कैसा भी सर्किट आएगा तो उसको हम फाइंड कर सकते हैं। RLC अगर तुम्हारे दिमाग में है तो, जैसे हम करके बता रहे हैं, सारे केस को डिस्कस कर दिए हैं। RLC का पूरा हम लोग पढ़ाई से हमको दिमाग में क्या रखना है, सबसे पहले ये वाला फार्मूला E, अगर वोल्टेज निकालना है तो VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर, ये रखना है एक फार्मूला। दूसरा फार्मूला Z का रखना है, VR का स्क्वायर, ये R है, प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर रखना है। तीसरा फार्मूला tan phi, इसको कैसे रखना है, XL माइनस XC, ठीक है, और ये आपका कितना आ जाएगा, XL माइनस XC बाई R। ये ट्राइंगल्स, इम्पिडेंस ट्राइंगल से निकला था। ट्राइंगल्स को क्लियर करवाए हुए, फिर से एक बार बता देते हैं आपको। ट्राइंगल्स, कोई चीज़ को दिक्कत नहीं रहना चाहिए, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्राइंगल्स हम कोई अलग से नहीं बना रहे हैं, उसी ट्राइंगल से, यही सबसे मेन फिगर है VL, और ये आपका क्या हो गया VC, और ये आपका क्या हो गया VR। इसको एक तरफ करना है, एक वेक्टर बनाना है, तो इसका अगला कन्वर्ट क्या होगा, VL माइनस VC, और ये तुम्हारा क्या हो गया VR। क्लियर है यहाँ तक? ये आपका रिजल्टेंट आया था E0, ठीक है। तो इसको, यही वाला फिगर को, ये वोल्टेज में है, ये किस में है, वोल्टेज में, और ये तुम्हारा क्या है tan phi। इसी को हम अगर रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करना चाहेंगे आराम से हो जाएगा। देखो VL को कैसे लिख सकते हो, VL को लिख सकते हो तुम I0 XL और यहाँ I0 XC, ये लिख सकते हो। VR को I0 R, ठीक है, लिख सकते हो। अगर हमको tan phi निकालना है, और इसको कैसे लिख सकते हो, Z I0 लिख सकते हो टोटल। अगर हमको tan phi निकालना है बच्चा, tan phi निकालना है, या E0 निकालना है, जैसे तुम E0 बोल रहे हो, E0 निकालना है, या ये E0 क्या है, स्लोप है ना, स्लोप को निकालना है, तो tan थीटा को यूज़ करोगे, tan थीटा, या tan phi बोल सकते हैं हम, P/B। P तुम्हारा क्या है, वही I0, यहाँ लिखेंगे, स्लोप tan phi क्या है, P/B, I0 XL, I0 XC, I0 R, कॉमन लेकर काट दोगे तो यहाँ XL XC बाई R। तो यहाँ पर tan phi आपको क्या निकला, XL XC बाई R, ये निकल गया। इससे फेज भी हम लोग निकाल लेंगे। तो इस फॉर्मूला से सबसे ज़्यादा हम लोगों को क्या है, सब कुछ पता चल सकता है। कैसे पता चल सकता है, हम लोग जो स्टार्टिंग में जो 3 क्लासेस, जो तीनों का सर्किट का इंडिविजुअल करके बनाए हैं, ये फार्मूला का यूज़ क्या है आप तुम समझो। जैसे अगर सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस है तो फेज कितना होगा, ये फार्मूला खुद बता देगा हम लोगों का। tan phi क्या फार्मूला है, XL माइनस XC डिवाइडेड बाई R। इसमें हमारा कॉइल है, नहीं है, कैपेसिटर है, नहीं है, जो नहीं है उसके लिए R, तो यहाँ पर 0 क्या हो गया, 0 tan phi। और आपको याद होगा जब रेजिस्टेंस है तो फेज हमारा 0 आया था, फेज हमारा 0 आया था, जिससे हमको समझ में आ रहा है अगर फेज बहुत कुछ जानकारी देता है ना, E एंड I आर इन सेम फेज, ये सीखने को मिला। ठीक इसी तरह से जब हम सर्किट में कॉइल जोड़े थे तो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला फेज का होता है, फेज इससे भी निकाल कर देखते हैं, XL माइनस XC डिवाइडेड बाई R।
इसमें आर है क्या? नहीं है। एक्सएल है? एकदम है। और एक्सी है? नहीं है। तो यहाँ पर तुमको क्या मिला? 0 से कुछ भी डिवाइड होकर के इन्फिनिटी। तो 10 फाइव कितना निकल गया? इन्फिनिटी कब आता है? π/2 में आता है। ये पता चल गया। इससे क्या सीखने को मिला कि यहाँ पर प्लस आया है, आई मतलब ई लीड और आई लैग। देख रहे हो ये कितना काम का फॉर्मूला है। और अगर मान लो सर्किट में सिर्फ कैपेसिटर है, हम लोग तो जान रहे हैं लेकिन ये निकाल के दे देगा, खुद दे देगा 10 फाइव एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाई आर। तो एक्सएल कितना है आपका? एक्सएल नहीं है। एक्सी है। आर कितना? 0। 0 से कुछ भी माइनस इन्फिनिटी। तो इस बार 10 फाइव क्या आएगा? -π/2। याद करो कैपेसिटर में निगेटिव से क्या समझ में आया कि आई लीड करेगा और ई लैग करेगा। आई लीड करेगा और ई लैग करेगा। ये सब समझ में आया। ठीक है। सर्किट में रेजिस्टेंस कितना होगा ये भी बतला देगा। जैसे इसमें तो रेजिस्टेंस आर होगा, इसका भी रेजिस्टेंस आपको बतला देगा। ठीक है ना। इसका रेजिस्टेंस देखो कैसे बतलाता है। जेड का फॉर्मूला यूज़ कर लो, √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। एल भी नहीं है, सी भी नहीं है, ये दोनों रेजिस्टेंस नहीं है। तो जेड इक्वल टू √r² इक्वल टू आर, मतलब सिर्फ रेजिस्टेंस, इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है? जेड है। अगर यहाँ z खोजना है तो √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। r नहीं है, r कहाँ है? नहीं है, सिर्फ एक्सएल है। तो यहाँ √XL का स्क्वायर जो एक्सएल है, जिसका फार्मूला ω/L होता है। और ठीक इसी तरह से अगर इसका भी तुमको रेजिस्टेंस खोजना है तो यहाँ क्या मिलेगा आपको? देख लो, r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। बाबू r नहीं है, l नहीं है, सिर्फ क्या है? √XC का स्क्वायर। माइनस स्क्वायर किए हैं तो प्लस हो जाएगा। और ये एक्सी, इसका फार्मूला क्या है? ω/C। क्लियर है? सब निकल गया। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिंगल का, मान लीजिए सर्किट में डबल का करें तो डबल, जैसे सर्किट में ये रेजिस्टेंस को जोड़ दिया और तुम कॉइल को जोड़ दिया। ये सर्किट को क्या बोलते हैं? आरसी सर्किट, सॉरी आरएल सर्किट। ठीक है, आरएल सर्किट। इसके केस में अगर जेड निकालना है कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम उसी फॉर्मूला से निकलेगा। आरएलसी का इंपॉर्टेंस को समझो, r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। एक्सी है क्या? नहीं है। तो r² प्लस एक्सएल का स्क्वायर। एक्सी आपका नहीं है। ये फॉर्मूला हो गया। 10 फाइव फेज क्या होगा सर? इसका फेज क्या होगा? कोई बात नहीं है, सिर्फ ये फॉर्मूला दिमाग में रखना होगा, एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड। क्या आर है? हाँ है। एक्सएल है, एक्सी नहीं है, ये वाला पोर्शन नहीं है। तो एक्सएल डिवाइडेड बाई आर। देखो कुछ भी डिवाइड करोगे प्लस ही आने वाला है। डिवाइड करके कुछ भी करोगे यहाँ पर प्लस आएगा। मतलब यहाँ से ये प्लस से समझ में आ रहा है कि ई लीड कर जाएगा और आई लैग कर जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। अगर सर्किट में रेजिस्टेंस और कॉइल दिया रहे, सॉरी कॉइल तो दे चुके हैं ना, कैपेसिटर दिया रहे तो भी ये सब कुछ निकाल देगा। देखो Z कितना होगा इस सर्किट का? आराम से निकलेगा, r² एक्सएल एक्सी का स्क्वायर। तो Z इक्वल टू R है, एकदम है, एक्सएल है, नहीं है, और एक्सी का स्क्वायर करोगे बाबू तो यहाँ क्या होगा? एक्सी प्लस में ही स्क्वायर आ जाएगा। तो Z इक्वल टू तुम्हारा क्या आया? r² प्लस एक्सी का स्क्वायर। 10 फाइव क्या होगा? कैसे निकलेगा? 10 फाइव निकालने का फॉर्मूला क्या है? एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाई आर। तो एक्सएल है, नहीं है, 0, एक्सी डिवाइडेड बाई आर। यहाँ निगेटिव साइन आ रहा है, यहाँ निगेटिव साइन आ रहा है। ये निगेटिव साइन से आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिलेगा कि आई लीड करने वाला है और ई लैग करने वाला है। ठीक है। फेज कैसे निकलेगा?
टेन इनवर्स माइनस इधर लगा देते हैं XC डिवाइडेड बाई R। तो बहुत जानकारी मिल सकता है ये फार्मूला, इसको ये कभी नहीं भूलने का है आपको। और एक सर्किट है तुम्हारा, ये तुम्हारा सर्किट का नाम RC सर्किट का नाम दे सकते हैं, मतलब रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर सर्किट में लगा हुआ है। अगर सर्किट में L और C लगा रहे तो रियल लाइफ में ऐसा सर्किट होता नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसमें से तुम रेजिस्टेंस को हटा सकते हो। जस्ट लाइक ए रेजिस्टेंस बिहेव लाइक ए फ्रिक्शन की तरह बिहेव करता है। जैसे फ्रिक्शन क्या है, हम लोग फ्रिक्शन गाड़ी में मोबिल वोबिल डाल देते हैं और गाड़ी को मोबिल ग्रीसिंग करते हैं, तो इसका यह मतलब नहीं होता कि फ्रिक्शन खत्म हो जाता है। फ्रिक्शन को ख़त्म किया ही नहीं जा सकता, अगर किया जा सकता है तो उसको कम किया जा सकता है। तो मोबिल डाल के ग्रीसिंग करके हम लोग उसमें फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक यही चीज़ इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि हम लोग रेजिस्टेंस को ख़त्म नहीं कर सकते। रेजिस्टेंस को ख़त्म करना बहुत ही मुश्किल है। तो ऐसा सर्किट हम तो बोल दे रहे हैं, लेकिन ऐसा सर्किट एक्चुअल में होगा नहीं, क्योंकि आप जो कॉइल को यूज़ कीजिएगा उसके लिए भी तो वायर यूज़ कीजिएगा ना। और उस वायर में आप जानते हैं 10 क्लास से ही जानते हैं, अरे कॉइल जो यूज़ करोगे तो कॉपर का, वो तो तार ही है। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बढ़ाओगे, कॉइलिंग करोगे तो वहाँ तो रेजिस्टेंस ऑलरेडी होगा। ऐसा कोई तार तुम्हारे पास है ही नहीं जिससे तुम बिना रेजिस्टेंस का वो तार हो, रेजिस्टेंस हमेशा रहेगा। तो पढ़ाने के लिए ऐसा सर्किट में बोल दिया जा रहा है, लेकिन रियल लाइफ में आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आपका कॉइल और कैपेसिटर है सर्किट में, कॉइल और कैपेसिटर L और C है, तो क्या होगा सर? तो Z क्या होगा? तो Z तो R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। तो बाबू यहाँ पर R तो है नहीं, 0, जो कि होना इम्पॉसिबल है। रूट अंडर ये हट गया, XL माइनस XC का स्क्वायर, Z इक्वल टू रूट हट जाएगा तो XL माइनस XC, ये Z आया। फेज कितना आएगा? फेज कितना आएगा थोड़ा चेक कर ले, XL माइनस XC डिवाइडेड बाई R। तो XL भी है, XC भी है और सर्किट में R नहीं है, तो 0 से कुछ भी हो करके यहाँ पर तुम्हारा क्या आएगा? इन्फिनिटी। ठीक है, तो फेज तुम्हारा तो या तो प्लस 90 होगा या तो फेज माइनस π/2 होगा। जब कैपेसिटर ज़्यादा होगा तो ये होगा, और जब तुम्हारा सर्किट में कॉइल ज़्यादा होगा, ठीक है, अगर कॉइल डोमिनेट कर रहा होगा, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, कॉइल डोमिनेट कर रहा होगा कैपेसिटर को, तब ये होगा। ठीक है, और जब कॉइल ज़्यादा होगा तो ये होगा, जिसको हम ग्रेटर केस में दिखलाए थे। ठीक है, आशा करते हैं पूरा समझ में आया होगा। प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए और समझिए। थैंक यू।